हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेल्ट डाउन ओवर विक्की कौशल एंड छावा मूवी। देखते हैं भाई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हाल में ही जो अभी नागपुर में हिंसा हुई है, आग लगाई है गांधी सागर बैंक, उस पर पत्रबाजी किया। इस मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है। Several vehicles were torched in large-scale arsons and vandalism as two communities clashed in Nagpur. क्या आप जानते हैं कि विक्की कौशल और छावा इस हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या आप जानते हैं कि विक्की कौशल और छावा मोपला वायलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, डायरेक्ट एक्शन डे के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, पार्टीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे और 9/11 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। अब ऑब्वियसली सवाल उठता है कि विक्की कौशल और छावा फिल्म को इस वायलेंस के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है? सिंपल है यार, क्योंकि इस एक मूवी ने भारत के कई मुस्लिम्स और भारत के कई जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके एक बहुत बड़े हीरो और उनके एक बहुत महान राजा को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, यानी औरंगजेब। और बात यहां तक आ गई है कि कुछ लोग अब औरंगजेब की जो मजार है महाराष्ट्र में, उसको हटाने की डिमांड कर रहे हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम सिर्फ इस वायलेंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे विक्की कौशल पे और छावा पे इतने मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद, अशफाकुल्ला खान, हामिद दलवई और दारा शिकोह जैसे आइकॉन्स हैं, तो फिर आज भी लोग औरंगजेब जैसे टायरेंट्स को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ये वही रीजन है जिस रीजन से कुछ लोग बुरहान वानी को एक हेडमास्टर का बेटा बोलते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये जो औरंगजेब का टॉपिक है, ये आर्टिकल 370 की तरह ही भारत के लिए एक लाइन इन द सैंड मोमेंट बन चुका है। क्यों भारत के सभी लोगों को इस औरंगजेब को एक्सपोज करने से एक इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए, और आगे बढ़ते हुए हमें औरंगजेब की सच्चाई को और भी एक्सपोज करना चाहिए और इस आदमी को और भी रिडिक्यूल करना चाहिए। और अगर आप औरंगजेब की लेगेसी को सही मायने में ऑनर करना चाहते हैं तो मेरे पास उसके लिए कुछ बहुत बढ़िया तरीके हैं। होपफुली वो आइडियाज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा, और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए, छावा के रिलीज होने के बाद जब औरंगजेब की जो अट्रॉसिटीज हैं वो इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई हैं, तो बहुत सारे इंडियंस को औरंगजेब की सच्चाई पता चली है। और इस मूवी की रिलीज और सक्सेस के बाद वीएचपी और बजरंग दल के प्रोटेस्ट भी हुए महाराष्ट्र में। वीएचपी और बजरंग दल ने ये मांग की है कि औरंगजेब की जो मजार है, जो कब्र है, उसको तोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो फिर इन्होंने अलेजेडली ये बोला कि अगर इस मजार को, इस ग्रेव को तोड़ा नहीं जाता, हटाया नहीं जाता, तो कुछ हिंदू ग्रुप्स जाके खुद इसको हटा देंगे। इन्होंने कहा कि एक हिंदू हेटिंग तानाशाह की कब्र भारत की मिट्टी पर क्यों रहनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सेंटिमेंट है इनका, ये मैं समझता हूं पूरी तरह, आई अंडरस्टैंड इट एंड आई एम्पैथाइज विद इट। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि लोगों को कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए भारत में और प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करनी चाहिए। देखिए, हमारा चैनल हमेशा ये कहता आया है कि देश के किसी भी आदमी के पास ये हक नहीं होना चाहिए कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले ले। किसी भी देश के सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर एपरेटस बहुत जरूरी होता है, और ये प्रिंसिपल सब पर इक्वली अप्लाई होना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू। तो इसलिए अगर कुछ हिंदू भी खुद कानून अपने हाथ में लेकर औरंगजेब के ग्रेव को तोड़फोड़ कर दे, तो मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि उस ग्रेव को हटाना चाहिए, तो सही तरीका अपनाइए, अपने लोकल एमएलए या एमपी से बात कीजिए, उनको पिटीशन कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को पिटीशन सबमिट कीजिए, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाइए ग्राउंड लेवल पे। बजरंग दल और वीएचपी ऑलरेडी तैयार है, आप उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कीजिए, बड़ा ग्राउंड लेवल पे कैंपेन चलाइए, 2-3 करोड़ सिग्नेचर जमा कर लीजिए, और फिर ये सिग्नेचर कैंपेन ले जाके आप चीफ मिनिस्टर को जाके दीजिए। डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, और अगर इस कब्र को हटवाना है तो उस तरीके से हटवाइए। अब देखिए, इस मॉब ने जो हाल पब्लिक प्रॉपर्टी का किया, वो मैं नहीं चाहता कि वही हाल आपके करियर के साथ भी हो। क्योंकि देखिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं जल्दी से आपको आज भारत के 5 हाई पेइंग स्किल्स बताना चाहता हूं, जो 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले हैं। जैसे डेटा एनालिटिक्स, ऑलमोस्ट 40 लाख पर ईयर तक के पैकेजेस हैं। पर्सनल ब्रांडिंग 30 लाख पर ईयर, बिजनेस स्ट्रेटजीज फॉर स्टार्टअप्स 40 लाख पर ईयर, कंटेंट क्रिएशन 20 लाख पर ईयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50 लाख पर ईयर। तो एक तरफ ये इतने हाई पेइंग इंडस्ट्रीज हैं, दूसरी तरफ 2024 को अगर आप नोटिस करें तो आपने नोटिस किया होगा कि कितने लेऑफ्स हुए हैं। 2025 में भी ये लेऑफ्स चलते आ रहे हैं, और ये हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है। और इस वजह से लोग करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स को सीखने के लिए लाखों रुपए उड़ा रहे हैं, पर फिर भी उनको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। लेकिन सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप यही हाई इनकम स्किल्स फ्री में सीख सकते हैं 180 मिनट्स में, और इन स्किल्स से आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। शाम, क्या ये पॉसिबल है?
हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है जिसका एक्चुअल प्राइस अराउंड 15,000 होता है, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए ये बिल्कुल फ्री है। इस ट्रेनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा हुआ है। इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रेज्यूमे बिल्डिंग एंड जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, सैलरी हाइक स्ट्रेटजीज, ये सब एआई की हेल्प के साथ। चाहे आप टेक फील्ड में हो या नॉन टेक फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योर हो या फाउंडर हो, ये सेशन सबके लिए है। और इसे एआई के टॉप पायनियर्स कंडक्ट कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। जो लोग एआई अडॉप्ट कर रहे हैं वो आज मार्केट के टॉप 5% में हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो कंपटीशन से बहुत पीछे छूट रहे हैं। स्क्रीन पे जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं वो एआई की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आज आपको, एंड आई एम श्योर यू नो दैट योरसेल्फ। तो इसलिए अभी देर नहीं हुई है, बस 180 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए और अपने करियर का गेम चेंज कीजिए। ऑलरेडी 2 मिलियन प्लस लोग ये ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर चुके हैं और अपनी लाइफ को बदल चुके हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हो यार? पाकिस्तान के डेट से बाहर निकलने का? देखिए वो तो कभी होने नहीं वाला, लेकिन आपका करियर टेक ऑफ जरूर कर सकता है। तो इस वीडियो के खत्म होते ही डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक को क्लिक करके इस ट्रेनिंग को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए मैं एक ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी प्रॉपरली काम करती हो, ना कि एक ऐसा देश जिसमें प्राइवेट सिटीजन्स खुद कानून को अपने हाथ में ले लेते हो, जैसा नागपुर में उस मॉब ने किया था या फार्मर्स प्रोटेस्ट में हमारे अन्नदाताओं ने किया था। और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है उसके पास हो मोनोपोली ऑन वायलेंस। मैं थोड़ी देर में आपको ये बताता हूँ, बट फर्स्ट इससे पहले कि कुछ हो भी पाता, फेक न्यूज इंडस्ट्री किक्ड इन और झूठी खबरें फैलनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने ये झूठी खबर फैला दी कि भाई एक चादर जिसपे कुरानिक वर्सेस लिखे गए थे उसको हिंदुओं ने जला दिया है। Now none of this was true. इसको गवर्नमेंट ने खुद कंफर्म किया था। Chief Minister Fadnavis has said that it was a rumor on, in fact, the tomb chadar that sparked riots. And he's also detailed exactly what happened. Speaking in the Maharashtra Assembly, Fadnavis says that this was a mob consisting of 80 to 100 people who went on a rampage. They were armed, and therefore confirming that this mob was in fact carrying swords, carrying sticks, and went on this vandalizing spree. But basically मेरे को देख के ये लगता है कि this was created as an excuse कि भाई लोगों को सड़कों पे उतारा जाए, पत्थरबाजी की जाए, प्रॉपर्टी तोड़ी जाए और हिंदुओं को हड़काया जाए। बीजेपी के नेता प्रवीण दातके ने ये बोला कि उनके अकॉर्डिंग ये पूरा मामला प्री प्लान था। तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6-6:15 बजे आया हूँ, यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी सिमिलर स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसकी वजह से फिर मास स्केल स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई नागपुर में। महल, गणेशपेट, हंसापुरी, इन सब जगह पर वायलेंस होने लगी। गाड़ियां जलाई गई, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी गई, जेसीबी तोड़ दिया गया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि भाई कुरान जला दी हिंदुओं ने, इसलिए ये दंगा हो रहा है। लेकिन इस पे भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो है इस हिंसा को जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल के कि भाई आप रिलीजियस किताब कैसे जला सकते हैं। पहली बात, किसी ने रिलीजियस किताब नहीं जलाई है, दिस इज ए अनफाउंडेड रूमर। दूसरी बात कि कुछ लोग आज हैं जो एक कम्युनिटी के रिलीजियस बुक जलने पे हिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं कि जब कुछ लोग मनुस्मृति जलाते हैं तो इतनी जोर जोर से ये लोग तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं, जैसे कि ये अभी सलवार कमीज पहन के शादियों में जाने वाले हैं, तालियां बजाने वाले हैं, डांस करने वाले हैं, कपल को ब्लेस करने वाले हैं और पैसे कलेक्ट करने वाले हैं। और यहाँ कार सामने खड़ी थी, मेरा रामनवमी बोधारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ, तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके यहाँ जलाए और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। अब देखिए इस हिंसा का एक और अनफॉर्चुनेट रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस को भी चोट लगी इस वायलेंस में। 33 पुलिस वालों को चोटें आई थी, 5 सिविलियंस को हॉस्पिटल जाना पड़ा था। और ऑनेस्टली यार मैं परेशान हो गया हूँ पुलिस की इंजरीज से। मैं अपने शो पर, पॉडकास्ट पर बहुत समय से बात करता हुआ आ रहा हूँ कि क्यों भारत में एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स का होना बहुत जरूरी है। There have been many reports कि कैसे इंडियन पुलिस जो है वो डेस्परेटली अंडरस्टाफ्ड है, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है इस तरह के राइट से डील करने का। आपको याद है जब दिल्ली राइट हुए थे 2020 में, तो मुस्लिम मॉब जो थी वहां की, उनके पास
नाइफ्स थी, स्टोन्स थे, बंदूकें थी, और हमने पुलिस को उससे डील करने के लिए क्या पहना के भेजा? क्रिकेट वाली हेलमेट और डांडिया खेलने वाले डंडे। क्या मजाक है यार ये। एंड पर्टिकुलरली इन अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो कि इंडिया का फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हार्ट है, वहां पर बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स हो और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए। कोई भी दंगा करने वाले या दंगा करने वाले सोचने के ऊपर भी एक बहुत हाई कॉस्ट डाला जाए। और कोई भी पुलिस इंजरी अगर होती है, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर टूटती है, तो दैट इज द फॉल्ट ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड देवेंद्र फडणवीस, हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फॉर नॉट प्रोटेक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लाइव्स ऑफ दीज पीपल। और अब मैं आपको 1 मिनट लेके बताना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि क्यों मैं भारत में एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर के लिए बात करता हूँ। क्यों मैं बात करता हूं कि स्टेट की मोनोपोली होनी चाहिए वायलेंस पे। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बेसिस भी है। देखिए, 2 इकोनॉमिस्ट हैं, डैरन एसएमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन। उनकी एक बहुत फेमस किताब है व्हाई नेशंस फेल। ये कहती है कि किसी भी नेशन का सक्सेस उनके इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करता है, और सबसे सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस वही होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का बेस क्रिएट करता है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर से आपको क्या मिलता है? यू गेट सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स, ताकि लोग फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कर सकें। लीगल सिस्टम जो कॉन्ट्रैक्ट्स को अपहोल्ड करे ताकि बिजनेस और इकोनॉमी स्मूथली चले। फेयर कंपटीशन फॉर बिजनेसेस, जिसमें नए लोग भी आके इनोवेट कर सकें। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसेट सीजर्स, ताकि कोई भी ताकतवर आदमी या लॉबी किसी की प्रॉपर्टी ना लूट सके। नोबेल लॉरिएट केनेथ एरो भी यही मानते हैं कि एक खुली, फेयर एंड लॉ ड्रिवन सोसाइटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है। एलिट्स और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स की पावर को ऐसे ही रोका जा सकता है। रूल ऑफ लॉ जो है, ये इन पावरफुल एलिट्स को कर्व करता है, और इससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनता है जिसमें हर एक बंदा अपनी एबिलिटी से आगे बढ़ सकता है, बिना किसी इंटिमिडेशन या करप्शन के। और ये एलिट्स कौन है मुस्लिम सोसाइटी में? वो है मुल्ला, जिनकी मुस्लिम सोसाइटी पे पूरी जकड़ बनी हुई है। ये मुल्ला एलिट जो है, ये नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा बने, क्योंकि अगर मुस्लिम कम्युनिटी एजुकेटेड हो जाती है, एनलाइटेंड हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो इन मुल्लाओं का कंट्रोल टूट जाएगा। जितनी ये कम्युनिटी सेल्फ रिलायंट बनेगी और लॉजिकल बनेगी, उतना ही मुल्लाओं का रिलीजियस पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा। इसीलिए ये लोग मुस्लिम्स को वायलेंस और राइट्स की तरफ धकेलते हैं, ताकि मुस्लिम सोसाइटी के ऊपर जो इनका पावर है वो कभी खत्म ना हो। अगर स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ एनफोर्स हो गया, तो इनके दंगे करने का पावर खत्म हो जाएगा। तब इनको भी इनके कल्चर पे क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, इनके रिलीजन पे क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा, और जो सच है उस सच का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी मुस्लिम्स के पास एक स्ट्रीट वीटो है कि भाई जब भी हमको कोई बात पसंद नहीं है तो हम दंगा कर देंगे, किसी को मार देंगे, पब्लिक में तोड़फोड़ कर देंगे और लोगों को चुप करा देंगे। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईजैक करने का तरीका है। यही मेथड डिक्टेटरशिप जैसे चाइना और इस्लामिक थियोक्रेसी जैसे पाकिस्तान करती है। स्ट्रीट वीटो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए वायरस है। इंडिया तभी ग्रो करेगा जब सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, कि किसी भी कम्युनिटी के पास सड़क पे उतर के वायलेंस करने का स्पेशल प्रिविलेज ना हो। आज ये मुस्लिम्स और अन्नदातास करते हैं, लेकिन हिंदूज और क्रिश्चियंस तो नहीं करते ना। क्रिश्चियंस को तो आपने नहीं देखा सड़क पे उतर के दंगा करते हुए। तो अगर इंडिया को सही मायने में डेमोक्रेटिक बनाना है, ग्रो करना है, तो ये स्ट्रीट वीटो खत्म करना पड़ेगा, और इसलिए प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है भारत में। और अब मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में छावा पे और विकी कौशल पे मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले तो लोगों ने आके बीजेपी को ब्लेम करना शुरू कर दिया। अरे भैया, इस औरंगजेब पे लोग नाराज हैं, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? इनका साले को कोई भरोसा नहीं है। ये कल यूसी चहल और धनश्री के बीच में भी जो लफड़ा हो रहा है ना, उसके लिए भी बीजेपी को ब्लेम कर देंगे। मीडिया का भी मेल्टडाउन हो रहा है। फडणवीस इससे पहले भी कब्र तोड़ने की बात कह चुके हैं। अब जो तमाम नेता औरंगजेब की कब्र को तोड़ना चाहते हैं, हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़कर आखिर क्या मिलेगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी मिट जाएगी? कुछ लोग इसमें भी वॉटर पाउटिज्म कर रहे हैं कि भाई लोग ये कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में आपको टेंशन नहीं है, लेकिन जब औरंगजेब की कब्र पे लाखों खर्च होते हैं तब आपको डेवलपमेंट का ध्यान नहीं आता। इस कब्र की मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग से 2011-12 से लेके 2023 तक करीबन 6.5 लाख से अधिक रुपए खर्चा किया है। बहुत सारे लोग हैं जिनका विक्की कौशल पे मेल्टडाउन हो रहा है कि भैया इस पूरे हिंसा के लिए विक्की कौशल जिम्मेदार है। कमाल है यार, विक्की कौशल जिम्मेदार है। ये तो वही बात हो कि नहीं, इस हिंसा के लिए जेरल्ड फोर्ड जिम्मेदार है। जेरल्ड फोर्ड ने गाड़ियों की मास प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी इजाद की। तो अगर जेरल्ड फोर्ड वो टेक्नोलॉजी नहीं इजाद करता तो मास प्रोडक्शन गाड़ियों का होता नहीं, इतनी सारी गाड़ियां भारत में आती नहीं, तो मॉब इसको जलाता कैसे? ये तो वही बात हुई कि अंबानी की गलती है, क्योंकि अंबानी ने जियो इंटरनेट क्रिएट किया है। अब सबके पॉकेट में इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट पे फेक न्यूज फैल रहा है, इस वजह से दंगा हुआ है, तो अंबानी की गलती है। कुछ भी उसी तरह से विक्की कौशल के साथ कुछ लोगों का छावा फिल्म के ऊपर भी मेल्टडाउन चल रहा है। छावा की गलती है, छावा की गलती है, छावा ने दंगा करवा दिया, छावा बड़ी खराब फिल्म है, छावा प्रोपेगेंडा कर रहा है। अपनी 72 हीरो को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें।
आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले। इसमें कुछ बड़े बड़े फिल्म क्रिटिक्स भी शामिल हैं। कुछ लोग विक्की कौशल को ओपनली थ्रेट्स भी दे रहे हैं। और आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। दिस इज अ क्लियर इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस टुवर्ड्स विक्की कौशल। ये विक्की कौशल के साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने नुपुर शर्मा के साथ किया था। ये जो फेक न्यूज फैली है कि कुरान जला दी, चादर जला दी, उसके लिए भी विक्की कौशल को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई एक पागल इंसान हो जो विक्की कौशल को अटैक करने की कोशिश करे और उसके बाद जितने भी एक्टर हैं, जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, वो डर जाए कि भाई हम फिर छावा जैसी कोई मूवीज नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर हम पर भी अटैक हो सकता है। तो फ्यूचर में जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं, जिस तरह से छावा ने उनको एक्सपोज किया है वैसे एक्सपोज ना किया जा सके। दिस इज देयर गेम। दे आर ट्राइंग टू पुट अ टारगेट ऑन विक्की कौशल्स बैक। लेकिन याद रखिए कि नुपुर शर्मा वाले इंसिडेंट में भी क्या हुआ था। इन्होंने होप किया था कि नुपुर शर्मा को धमकाएंगे तो इंटरनेट पे इस्लाम की क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगी। उल्टा इस्लाम की क्रिटिसिज्म जो है वो 4-5 गुना बढ़ गई। तो मैं होप करता हूं कि जिस तरह से ये विक्की कौशल को धमका रहे हैं उससे छावा जैसी 15-20 और मूवीज निकल कर आए जो मुगलों और इस्लामिक इन्वेडर्स को और एक्सपोज करें। लोग कह रहे हैं विक्की कौशल को बॉयकॉट कर देंगे। कर दो बॉयकॉट यार। वो ब्लॉकबस्टर फिल्में बना रहा है एंड ही इज मैरिड टू कटरीना कैफ। दैट गाय इज फकिंग वन इन लाइफ और तुम साले सोशल मीडिया पे आर कर रहे हो। और एक तरफ तो ये छावा और विक्की कौशल को अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं खासकर जो दंगाई थे जो औरंगजेब को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और ये सारी जो वायलेंस हुई थी ये औरंगजेब की लेगेसी को डिफेंड करने के लिए हुई थी। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस फिल्म के ऊपर कंप्लेंट लगाई है और तेलुगु वर्जन रिलीज होने से रोकने की डिमांड कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी बोलते हैं कि ये फिल्म बड़ी खराब है क्योंकि ये औरंगजेब को नेगेटिव लाइट में दिखाती है। औरंगजेब तो एक्चुअली बड़ा अच्छा आदमी था, उसने हिंदुओं के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर उसको मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? हमने ऑड्री टुस्के जैसे एकेडमिक्स भी देखे हैं जिन्होंने तो पूरी की पूरी किताबें लिख दी औरंगजेब के ऊपर कि वो तो भैया मिसअंडरस्टूड जीनियस था। He was the Steve Jobs of medieval India. NCERT में हमें पढ़ाया जाता है कि औरंगजेब ने तो ग्रैंड टेम्पल्स बनवाए थे, लेकिन जब एक RTI फाइल किया गया था, जब NCERT से पूछा गया कि भैया ये आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिली, तो NCERT ने कोई सोर्स नहीं दिया। हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आपको ये नहीं बताते कि इसने काशी विश्वनाथ मंदिर तुड़वाया, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तुड़वाया, हिंदू सब्जेक्ट्स पर जजिया लगाया, हिंदुओं के रिलीजियस पोजेशंस और त्योहार रुकवाए, सिख गुरु तेग बहादुर और मराठा राजा संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा। ओपनली गजवा हिंद के सपने देखता था ये आदमी। मंदिर को तोड़ने से जब इसका पेट नहीं भरा तो मंदिर के अंदर जो मूर्तियां रखी थी उनको भी तुड़वाकर इसने मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया। 1669 on orders of Aurangzeb, the Kashi Vishwanath temple was demolished. And then 1 year later, he ordered the demolition of the temple at Mathura and had the idols brought to Agra to be scattered under the steps of the Begum Sahab mosque so that they would be trodden on. जब जजिया इंपोजिशन के खिलाफ हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया तो उनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। औरंगजेब के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे बड़े चाव से उन्होंने ये नोट किया था कि उसको एक मुस्लिम हीरो और गाजी जैसे टाइटल्स मिलते थे। गाजी वो होता है जो नॉन मुस्लिम्स को मारता है। कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी हैं इंडिया में जिनको लगता है कि मुगल्स ने तो भाई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ही किया है इंडिया में। अगर मुगल बिरयानी लेके नहीं आते तो इंडिया का क्या होता। अब यार मुगल अमेरिका तो नहीं है बिरयानी लेके, अमेरिका कैसे पहुंच गई बिरयानी? वैसे ही हमारे यहाँ भी आ जाती, इतने लोगों को मार काट करने की क्या जरूरत थी? हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स हमको ये नहीं बताती हैं कि मुगल एम्पायर एक समय पे दुनिया का सबसे अमीर एम्पायर था। इट वॉज बिगर देन एनी यूरोपियन एम्पायर ऑफ दैट टाइम, बिगर देन द चाइनीज क्विंग डायनेस्टी। लेकिन आयरनी ये देखिए कि जितना अमीर ये एम्पायर था उतनी ही ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी भी इसमें थी। मुगल्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव टैक्सेशन पॉलिसी थी और जागीरदारी मनसबदारी सिस्टम था उसने देश के अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बना दिया था। मुगल्स और उनके जो चमचे लैंडलॉर्ड्स थे वो करोड़ों में खेल रहे थे, लेकिन आम आदमी दिन ब दिन और भी ज्यादा गरीब होता जा रहा था। मुगल्स के राज में इंडिया की पर कैपिटा इनकम गिरने लग गई थी क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड था। और सिर्फ टैक्सेशन की वजह से ही नहीं, मुगल्स भारत का पैसा लेकर बाहर भेजते थे। भारत का पैसा फॉरेन मुस्लिम रिलीजियस सेंटर्स और होली सिटीज की डेवलपमेंट के लिए कंटिन्यूसली फ्लो होता था। पोएट मुनव्वर राणा के बेटे बोल रहे हैं कि भैया औरंगजेब अगर इतना खराब था, अगर उसने इतने हिंदुओं को मारा था, तो आज भारत में हिंदू कैसे बचे हैं? 48 साल हुकूमत की है औरंगजेब ने। 48 साल में अगर वो हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम करता तो कितने कर लेता, रह जाते हमारे हिंदू भाई। अगर वो खुदा न करे हमारे मंदिर शहीद करता तो क्या हमारे मंदिर बचते? 48 साल में यहाँ 10 साल की हुकूमत नहीं है, कितनी जगह बुलडोजर चल गया। उसे 48 साल का वक्त मिला था, तब ना आप थे ना सोशल मीडिया थी।
वो जो चाहता कर लेता, नामो निशान मिट जाता अगर वो इतना आतंकी होता तो। अबे ये कौन सा लॉजिक है यार? दिस इज लाइक सेइंग कि अगर हिटलर ने एक्चुअली जूस को मारा था तो दुनिया में जूस कैसे बचे हैं? और इस इंसान को मैं बता देता हूँ कि औरंगजेब की इतनी क्रूरल्टी के बावजूद आज भारत में हिंदू कैसे बचे हैं, उसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन एक बड़ा जवाब ये है, अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। हिंदवी स्वराज्य तो देखिए, मैंने जैसा इनिशियली कहा था कि ये जो औरंगजेब वाला इशू है, दिस इज ए लाइन इन द सैंड मोमेंट फॉर इंडिया, जस्ट लाइक आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 वाज अ लाइन इन द सैंड मोमेंट फॉर इंडिया, जिसने ओवरटन विंडो को मैसिवली शिफ्ट किया। ओवरटन विंडो बेसिकली देखिए, बेसिकली उस रेंज ऑफ आइडियाज और टॉपिक्स को दिखाता है दैट आर कंसिडर्ड पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल इन अ सोसाइटी एट एनी गिवन टाइम। ये वो आइडियाज होते हैं जो एक सोसाइटी में लोग नॉर्मल और एक्सेप्टेबल मानते हैं। फॉर एग्जांपल, वुमेन शुड बी अलाउड टू वर्क, रेसिज्म इज बैड। ये दोनों ओवरटन विंडो के अंदर आते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि औरंगजेब का इशू एक लाइन इन द सैंड मोमेंट क्यों है आर्टिकल 370 की तरह। देखिए, पहले एक समय हुआ करता था भारत में 10-15 साल पहले, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे आज, जब ये माना जाता था कि आर्टिकल 370 को हटाना इम्पॉसिबल है। कांग्रेस के सारे नेता, ओवैसी जैसे बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स अपनी जान की कसम खा के कहते थे कि कोई आर्टिकल 370 को टच भी नहीं कर सकता। वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छोड़ सकते। कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज 100% श्योर थी कि आर्टिकल 370 कभी भी कहीं नहीं जाएगा। उनका कहना था कि जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ इसलिए भारत के साथ है क्योंकि आर्टिकल 370 एग्जिस्ट करता है। अगर आर्टिकल 370 चला गया तो जम्मू एंड कश्मीर भी भारत से अलग हो जाएगा। दिस यूज्ड टू बी द मेन स्ट्रीम ओपिनियन। तो एक टाइम पे आर्टिकल 370 का हटना वाज आउटसाइड द ओवरटन विंडो। डीप डाउन लोगों में ये चाहत थी कि भाई जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने। और फिर 2019 में बीजेपी ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तब ओवरटन विंडो में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मीडिया और पार्टी ने लोगों से क्लियरली ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि आर्टिकल 370 नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और किस तरह से ये जम्मू एंड कश्मीर के फुल इंटीग्रेशन के सामने सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। और आज देखिए कि देश की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी आर्टिकल 370 के रिमूवल को सपोर्ट करती है। तो बीजेपी ने सक्सेसफुली ओवरटन विंडो को शिफ्ट किया और एक ऐसी बात जो पहले रेडिकल लगती थी, आज कॉमन सेंस बच चुकी है। औरंगजेब का इशू भी आज एग्जैक्टली वैसा ही है। 10 से 15 साल पहले मुगल्स को सबसे महान इंडियन किंग्स माना जाता था, हिंदू राजाओं से भी ज्यादा महान, मौर्य और गुप्ता एम्पायर से भी ज्यादा सुपीरियर मुगल एम्पायर को माना जाता था। ये माना जाता था कि मुगल्स का राज इंडिया का गोल्डन एज था, प्रॉस्पेरिटी, ब्रदरहुड और डेवलपमेंट का जमाना। मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ सेक्शंस और सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स इसी फेक हिस्ट्री का यूज करके हिंदू कल्चर के ऊपर इस्लाम की सुपीरियरिटी प्रूव करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में असली हिस्ट्री सामने आई है। मुगल्स और इस्लामिक इन्वेडर्स की बिगेटरी, उनका हिंदू हेट्रेड और बैकवर्डनेस एक्सपोज हो चुकी है। आज लोग समझ रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हिंदू वीरों ने कैसे इस्लामिक रूल से भारत को आजाद करवाया। पहले मुगलों और इस्लामिक इन्वेडर्स की क्रिटिसिज्म ओवरटन विंडो के बाहर थी, लेकिन अब ओवरटन विंडो शिफ्ट हो रहा है और लोग ओपनली इनके एक्चुअल अट्रॉसिटीज को देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। छावा जैसी मूवीज बन रही हैं और इसी वजह से कुछ लोग औरंगजेब की भी क्रिटिसिज्म नहीं सुनना चाहते, क्योंकि अगर एक बार औरंगजेब की सच्चाई एक्सेप्ट कर ली तो देन द डोर विल ओपन कि फिर बाबर, जहांगीर, शाहजहां, लोदी, गोरी, गजनी, सर सैयद अहमद शाह, खिलाफत मूवमेंट, मोपला मैसेकर, डायरेक्ट एक्शन डे, इन सब की सच्चाई हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन सब पे डिबेट शुरू हो जाएगा। इस्लामिक फिगर्स और मूवमेंट जो अब तक हीरो बना के रखे गए थे, उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी और सेक्युलर लिबरल्स को अपनी हिस्ट्री के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ओपनली एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और इसी बात का इनको डर लगा हुआ है। और मेरा सिंपल मैसेज हमारी ऑडियंस से ये है, हम औरंगजेब वाली मुद्दे पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारा काम है ओवरटन विंडो को ऐसे शिफ्ट करना कि इस्लामिक फिगर्स और उनकी अट्रॉसिटीज की क्रिटिसिज्म बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दी जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू कास्ट अट्रॉसिटीज पे ओपनली बात की जाती है। जब ऐसा होगा तब इवेंचुअली मुस्लिम समाज एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद, अशफाकुल्लाह खान, हामिद दलवाई और दारा शिकोह को हीरो मानेगा और औरंगजेब और गजनी जैसों को विलन मानेगा। और ये बात ऑपोजिशन पार्टीज को भी समझनी चाहिए। जितना ज्यादा आप हिंदुओं को औरंगजेब का विरोध करने पर गाली दोगे, उतना ही हिंदू और भी पोलराइज होगा, उतना ही यूनाइट होगा, उतना ही हिंदू वोट बैंक और भी कंसोलिडेट होगा। आप जितना औरंगजेब को सपोर्ट करोगे, उतना हिंदुत्व के लिए ये ब्लेसिंग है। जिस तरह आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को अपोज किया था तो हिंदू पोलराइज हुआ था। तो करते रहो आप औरंगजेब को डिफेंस। और याद रखिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं पर्सनली औरंगजेब की ग्रेव तोड़ने के खिलाफ हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि हर एक इंडियन स्कूल में ये कंपलसरी एक विजिट होनी चाहिए कि आपको औरंगजेब के ग्रेव तक लेके जाया जाएगा, ताकि आपको सिखाया जाए कि औरंगजेब ने इस देश के खिलाफ, इस देश के लोगों के खिलाफ किस तरह के अत्याचार किए थे। और उसके ग्रेव
भेद को हटाने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि देश में जितने भी सुलभ शौचालय हैं उनका नाम सुलभ शौचालय से चेंज करके औरंगजेब आलय कर देने चाहिए, और कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस भी हमको औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर देने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन द फ्रेज क्या बवासीर बना दिए हो, उसको चेंज करके हमको कर देना चाहिए क्या औरंगजेब बना दिए हो। या फिर अगर आप किसी को बोल रहे हो कि क्या बकवास कर रहा है बे, तो उसको चेंज करके हमको कर देना चाहिए क्या औरंगजेब गिरी कर रहा है बे। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिनको हम औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। खुले में हगना बंद करो, खुले में औरंगजेब गिरी बंद करो, समथिंग लाइक दैट। तो प्लीज सजेस्ट मोर वर्ड्स एंड फ्रेजेस जिसको हम औरंगजेब वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमको YouTube एल्गोरिथम से बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये शो और लोगों के सामने जाए, तो प्लीज बिकम अ पेट्रन और पेट्रियन, या फिर YouTube के एक मेंबर भी आप बन सकते हैं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। बाकी यार एक काफ़ी कंट्रोवर्सी एक छिड़ी हुई है, और ये एक मुद्दा हमें भाई एक देखने को ज़रूर मिलता है। अब जो भी एक इंडिया में चीज़ भाई एक भटकती है ना, एक पता ही नहीं चलता है, एक मिनटों सेकंड में वो मुद्दा इतना बढ़ जाता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब लास्ट में जो एक औरंगजेब वाली वो एक कब्र वाला भाई हुआ है वाक़या, तो वो बहुत एक बड़ा था, क्योंकि एकदम से ही लोग इकट्ठे हुए और एक इतना दंगा हो गया। खास करके अब उस पर एक ज़्यादा डिबेट जा रही है। अब यार एक इंडिया में आप चले जाए ना, तो एक काफ़ी आपको एक हर जगह कंट्रोवर्सी देने को ज़रूर मिलती है, खास करके इस मुद्दे पर। और एक मुस्लिम समाज की बात करें तो भाई वो तो ऑलरेडी इस चीज़ को एक हवा देते हैं, और ये एक रियलिटी है। जब तक एक मुल्ला एक उनके साथ है ना और उनको आगे नहीं बढ़ने देते, तो वो भाई एक ऐसा एक माइंड सेट रखते हैं जो कि एक 500 साल 5000 साल पहले भी जो हुआ था ना, उस पर भी वो ऐसे एक सीना तान कर एक खड़े रहेंगे कि ये हमको ये एक बर्दाश्त नहीं है। तो वही चीज़ है यार, आप थोड़ा सा अगर एक मतलब कि आगे बढ़ जाएं या एक अपना माइंड सेट चेंज कर ले, तो ये चीज़ें अभी के दौर में एक बहुत एक आपको एक फजूल लगेगी, जिसके पीछे आप अपना एक घर बार एक बर्बाद कर देते हैं। अब जो जहाँ पर वो एक नागपुर में एक वाक़या हुआ है भाई, उन्होंने एक चुन कर एक जो एक हिंदू शॉप थी उनको एक टारगेट किया कि एक और मुद्दा एक बढ़ के। कोई लोग तो ये बोल रहा है कि बस ये एक प्लानिंग हुई है, और लग भी रहा है ऐसे एक प्लानिंग हुई है, क्योंकि एक मुस्लिम की शॉप को किसी ने टच नहीं किया, बस एक हिंदू को एक टारगेट किया गया कि और एक मामला एक बढ़ के। हाँ, ताकि यार एक जाकर लोगों ने एक कंट्रोल कर लिया था थोड़ा सा, पुलिस बेचारी उसमें काफ़ी एक इंजर हो गई थी। अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इस चीज़ को एक हवा क्यों दी जा रही है। अब इंडिया एक हर पोजीशन से एक आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब आपको ऐसे मुद्दे एक नज़र आते हैं तो पीछे काफ़ी ना एक धकेले जाते हैं। अब विक्की कौशल एक उसने तो एक मूवी बनाई है, एक उसने एक जो हिस्ट्री है उसको एक दिखाया गया है। अब लोग भाई उसके पीछे एक लग गए हैं, और ये रियलिटी है कि आप मतलब कि ऐसा एक जब एक फेक न्यूज़ें चलाते हैं तो कोई ना कोई पागल ज़रूर उठकर बोलता है कि मैं इसको मतलब कि एक मार दूंगा या उस पर एक अटैक कर दिया। लास्ट में आप देख ले सैफ अली खान पर अटैक इतना एक ईजी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें ना एक पॉसिबल है, एक हो जाना इनका बनता है। बिल्कुल यार, अब तो मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब ट्विटर पर जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड है ना, वो विक्की के खिलाफ चलाया जा रहा है। जैसे हमने ये देखा भी है भाई कि इतनी ज़्यादा पोस्ट उनके अगेंस्ट की जा रही है कि मतलब जितना भी ये एक मुद्दा हुआ है ना, उसके पीछे जो भी रीज़न है या जो भी करवाने वाला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ विक्की है, क्योंकि उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है। अब देखें कि एक फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा बनती रहती है, उसमें हिस्ट्री के ऊपर फ़िल्म बनाना ये कोई एक गलत तो नहीं है, लेकिन आगे जो एक आवाज़ है ना, अब वो देख रहे हैं भाई सबसे बड़ा वो जो वीडियो इतनी बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें भाई वो सीधा जाकर घर तोड़ रहे हैं, गाड़ी तोड़ रहे हैं, ऊपर से एक ब्लेम लगा रहे हैं। ये इसी वजह से एक शुरू करते हैं भाई पैसे देकर लोगों को एक मुद्दा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर भाई इधर से मुस्लिम निकलते, इधर से हिंदू निकलते, वो फिर आपस में एक जो लड़ाई है ना वो एक शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो मुद्दा बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसमें जो आम अवाम है उन बेचारों का नुकसान होता ही उनका नुकसान है। अब वहाँ जो एक खड़े हुए थे सर, उनका वो भी बता रहे थे मेरे भाइयों की बाइक थी, मेरी बाइक थी, मेरा यहाँ पर सामान पड़ा था, सारा तोड़ कर चले गए। मतलब यही ना कि एक इधर से बेचारे पुलिस वाले उनको एक इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, इन्होंने तो इधर उधर से निकलना, पत्थरबाजी की या लड़ के भाई अपना एक वापस चले गए।
लेकिन इस चीज़ पर एक कंट्रोल करने के लिए सर ने काफ़ी चीज़ें एक बताई है, मतलब एक जो सही रास्ता है ना कानूनी, उसके ऊपर चलना चाहिए और अगर हो सके तो ऐसे इसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई दो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, एक फेक न्यूज़ ने बहुत ज़्यादा चीज़ को हाइप किया है, दूसरा ये है कि भाई जो दूसरा है ना मुस्लिम समाज, वो औरंगज़ेब को भी हीरो समझता है। जो मर्ज़ी आप कह लें, कोई भी अगर आके एक आपसे आपके सामने उसके बारे में कहता है ना कि वो मतलब उसने गलत या वो थोड़ा बहुत उसको डिफेंड कर रहा है, तो वो एक मजबूरी के तहत कर रहा है। लेकिन इंटरनली जो है ना वो भाई एक औरंगज़ेब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है ना, जो कुछ भी उसने किया है वो सब एक जो है ना वो मतलब बयान करने वाला नहीं है। आप देख लो इधर जो भी मामला है एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो बढ़ता गया, वो सिर्फ एक फेक न्यूज़ की वजह से हुआ है, जिसमें एक उन्होंने एक कुछ चीज़ें चलाने के ऊपर बात की और उसके अलावा बाकी जो है ना वो एक दो के मतलब वहाँ पे एक कुरान को लेके या, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई जो कह रहे हैं ना कि एक जो उसकी ग्रेव है ना उसको हटाया जाए या उसको मतलब एक तोड़ा जाए, तो वो मुझे लगता है कि अभी इतना एक पॉसिबल नहीं होना। एक आप देख लो कि एक जो है ना वो मतलब ये चीज़ें होती हैं थोड़ा सा एक आप अगर इसको ज़िंदा रखते हैं या मतलब इसको एक ख़त्म नहीं करते, इसको ऐसे रखते हैं एज इट इज़, तो वो जिस तरह आप हिस्ट्री लोगों को पता चल चुकी है, बच्चों को पता चल चुकी है, वो तो वो कम अज़ कम वहाँ पे एक विज़िट करने चाहिए और दिखाना चाहिए कि देख लो कि एक टाइम था ये बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर था, बहुत ज़्यादा इसके पास राइट्स थे और इसने हर तरफ से कोशिश की अपना एक जो भी इसके अगेंस्ट, चाहे एक मज़हब था, चाहे इसके अगेंस्ट चाहे लोग थे, उनको इसने ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं कर सका। तो इस तरह के बंदों को एक जो है ना वो इबरत के लिए जो है ना वो ज़रूर रखना चाहिए। बाकी भाई ये इसको जो है ना वो एक फुल एंड फाइनल सपोर्ट करते हैं, जिसके कुछ क्लिप्स भी आपके सामने आए जो उन्होंने बताया कि मतलब उसने 48 साल हुकूमत की, इतनी देर हुकूमत करने के बावजूद उसने मतलब अगर ख़त्म करना होता तो हर चीज़ ख़त्म कर देता, या उसके अलावा वो मतलब और उसको एक जो है ना वो कहते हैं कि उसने मंदिर बनाए, बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं कि मतलब उसने उनको राइट्स दिए और मतलब बहुत उस टाइम के जो एक हिंदू लोग थे, हिंदू कम्युनिटी थी, वो उससे बहुत ज़्यादा एक हैप्पी थी और मतलब लेकिन कुछ जो है ना वो मतलब उसने ऐसी हरकतें की जिस वजह से उसके लोग खिलाफ होते गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, उसने भाई हर तरह से कोशिश की ये चीज़ों को ख़त्म करने की। और एक देखो ना जो है ना वो मतलब अब अंग्रेज़ आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी देर यहाँ पे हुकूमत की और उनका यही मकसद था कि यहाँ पे एक हर चीज़ का जो है ना वो खात्मा हो, लेकिन वो नहीं कर सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टोटली एक फिनिश नहीं कर सकते, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही है। बाकी भाई दंगे वगैरह जो है ना वो एक दफ़ा हमें याद है कि यूपी में बहुत ज़्यादा होते थे, एक टाइम था, और यही लोग होते थे जिनको मतलब एक इंटरनली जो है ना वो थोड़ी बहुत सपोर्ट होती थी, एक माली या हर तरह से, तो तब ये लोग आए दिन कहीं ना कहीं से एक उभर आते थे। लेकिन वो ऐसे कंट्रोल हुए, वो किस तरह कंट्रोल हुए, वो जस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो हाथ में आए। तो सेम टू सेम अभी भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, एक सख्त किस्म का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना वो जब आएगा तो भाई ये चीज़ें जो है ना वो रुक जाएंगी। अब कम अज़ कम जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा हो गया कि अब ये बहुत कम हो गया, ये आस्ता आस्ता जो है ना वो बिल्कुल एक फिनिश होने के करीब कह लें या बिल्कुल हो चुके हैं। ये एक आध वाक़या है, इसमें भी जो है ना वो अगर टाइमली उनको पकड़ा जाएगा और एक जो भी इन्वॉल्व था उसके उनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा तो ये चीज़ें भी भाई रुक जाए। बाकी यार काफ़ी अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को कर लें।